यह है यामोरी बाकुटो, जो आज तक का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था, जो सीधा डीमंस की पूरी आर्मी के सामने खड़ा था। इसी ने डीमन किंग की फौज को हरा के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाही से बचाया था। बड़ी बैटल के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और अब फाइनली डेंजर खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसकी साथी अजीब सी शक्ल बना के आती है और अपना नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करने लगती है। उसी पल एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और अचानक से अटैक उसके अपने ही अलाइज की तरफ से आ जाता है और बस उसी सेकंड यामोरी को एक तेज स्टेक से बेदर्दी से छेद दिया जाता है, जो उसी इंसान ने मारा होता है जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। अपनी हीरोइक अचीवमेंट्स के बदले हमारे हीरो को मिलता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अपने ही साथियों से बिट्रेयल। गुस्से से भरा हुआ चेहरा लेके वो ट्रेटर्स को घूरता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। जमीन पर पड़ा हुआ वो पूछता है कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया और कसम खाता है कि वो लोग इस बात को जिंदगी भर याद रखेंगे। अपनी आखिरी सांस के साथ चीखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि वो सबको अपने साथ नीचे ले जाएगा। अचानक यामोरी होश में आता है और अनजान आवाजें उसका नाम बार बार पुकार रही होती है। एक लड़की उसके पास आती है, लेकिन उस बंदे के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि वो तो हमेशा के लिए मर जाना चाहिए था। इधर उधर देखते हुए उसे लगता है जैसे वो स्टूडेंट से घिर चुका है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती वो कहाँ है। पूरा कंफ्यूज हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि शायद वो सच में अंडरवर्ल्ड में ही पहुंच गया है। तभी एक बंदा उसका मजाक उड़ाता है, कह रहा होता है कि टेस्ट के बीच में भी बेहोश हो गया। दूसरा बंदा ताना मारता है कि अब इसे यंग मास्टर नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इसे क्लैन से निकाल दिया गया था। एक लड़की इन सब चीजों को इग्नोर करके किटाबा को बोलती है कि टेस्ट पे वापस ध्यान दे और एक नया रिकॉर्ड बना दे। किटाबा स्मग स्माइल के साथ पीछे मुड़ता है और पूरी अकड़ के साथ लड़की की बात मान लेता है। टीचर सबको बुलाती है कि टेस्ट कंटिन्यू करो और उसी वक्त हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में यादें फ्लड होने लगती है। इन सबके सामने उसे रियलाइज होता है कि अब वो अपनी दुनिया में नहीं है और इसी नाम वाले एक लड़की के बॉडी में रिबॉर्न हो चुका है। अपनी यादों से उसे पता चलता है कि वो एक पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन पेरेंट्स के मरने के बाद उसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। ये सब जान के वो शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में दोबारा जिंदगी मिली होती है। आगे देखते हुए उसे लगता है कि इस दुनिया के लोग अपनी इनर एनर्जी को कल्टीवेट करना ही नहीं जानते। यहाँ हवा में एक स्पेशल पावर होती है जिसे ची कहते हैं, लेकिन कोई भी उसे अपने फायदे के लिए यूज करना ही नहीं जानता। भले ही ये फेंट हो, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आसपास की ची की हल्की सी प्रेजेंस महसूस कर सकता है और अपनी पिछली जिंदगी की वजह से उसे बिल्कुल पता होता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का सही तरीका क्या है। इसलिए वो प्रैक्टिस शुरू करता है और रियलाइज करता है कि वो इस पावर से अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जैसे जैसे उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है उसे याद आता है कि एक असली कल्टीवेटर होने का मतलब क्या होता है। बस इतनी सी कल्टीवेशन पावर ही उसके बंद पड़े मेरिडियन को क्लियर करने के लिए काफी होती है। अपनी पावर अवेकन होने के बाद वो कसम खाता है कि जैसे ही अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पाएगा वो अपने कॉन्टिनेंट में लौट जाएगा। उसके बाद से उसका मेन गोल सिर्फ एक ही होता है, उन सब ट्रेडर्स से बदला लेना जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था उसके। लेकिन फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर होती है और उसे धीरे धीरे लेवल अप करना पड़ेगा। सिचुएशन को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि टेस्ट का यूज करके अपनी बॉडी के चेंजेस और नई एबिलिटीज को एक्सेस करेगा। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्रुप के पास जाता है और टीचर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। वो कंफर्म करता है कि वो ठीक है और होने वाली 100 मीटर डैश में पार्टिसिपेट करेगा। एक बुली हंसने लगता है और पॉइंट आउट करता है कि नेक्स्ट किटाबा है, जो स्कूल का रिकॉर्ड होल्डर है और पहले से ही कॉलेज में सिलेक्ट हो चुका है। किटाबा और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाते हैं, कह रहे होते हैं कि इस बंदे में अब बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन सबको इग्नोर करता है, सोचते हुए कि अभी वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज कल्टीवेशन पे ही है, लेकिन एक कल्टीवेटर की बॉडी नॉर्मल इंसान के बॉडी से कहीं ज्यादा पोटेंशियल रखती है। बुली फिर से ताना मारता है, बोलता है कि वो एक रिकॉर्ड होल्डर के सामने जा रहा है और किसी और ने तो रेस करने का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनके कमेंट्स को इग्नोर करते हुए यामोरी और किटाबा स्टार्टिंग लाइन पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। दोनों रेडी होते हैं, ऑफिशियल फाइनल कमांड देता है और दोनों अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किटाबा तेजी से आगे बढ़ जाता है जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रहता है, एक भी मसल मूव नहीं करता। वो 1 सेकंड तक वही खड़ा रहता है, चेहरे पर हल्की सी स्मग के साथ, और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देख के बुली हंसने लगता है, सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतना लूजर है कि हिल भी नहीं पा रहा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ 3 सेकंड ही जीतने के लिए काफी है उसके लिए, और उसके तुरंत बाद ही वो तेज स्पीड से आगे निकलता है, सबको पीछे छोड़ता हुआ। ये देख के बुली के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते वो क्या देख रहे हैं। टीचर भी पूरी तरह से स्टन हो जाती है क्योंकि कल्टीवेटर्स का होना इस दुनिया का कॉमन सेंस को पूरी तरह से तोड़ देता है।
यही से वो आसानी से किटाबा को पीछे छोड़ देता है, असली स्ट्रेंथ दिखाता हुआ जो इंसान की लिमिट से काफी ऊपर होती है। और बस यूं ही वो अपने ओपोनेंट से काफी पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है, सबको हक्का बक्का छोड़ते हुए। इसी बीच किटाबा अभी भी भाग रहा होता है, दिमाग सुन पड़ चुका होता है जब उसे दिखता है कि वो कितना पीछे रह गया है। ये देख के सब लोग उस बंदे की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस से पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एक कल्टीवेटर और नॉर्मल इंसान के बीच डिफरेंस बिल्कुल मॉडर्न ह्यूमन और प्रिमिटिव लोगों जैसा होता है। सीधी बात में बताना चाहो तो उनकी पावर के बीच का गैप आसमान और जमीन जितना बड़ा होता है। टीचर जब टाइम देखती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि टाइमिंग होती है 9.88 सेकेंड्स, एक नया रिकॉर्ड। इसी वजह से किटाबा घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह बेइज्जती और हार पर यकीन न कर पाने के साथ। यूं ही हरा हुआ बंदा जमीन पर पड़ा होता है, ठंडे पसीने में चिल्लाता हुआ कि ये इम्पॉसिबल है। इसी बीच यामोरी नोटिस करता है कि उसकी नई बॉडी परफेक्ट फिजिकल एप्टीट्यूड के साथ आई है और वो तभी अपने राइवल को घूरता है और कसम खाता है कि सबको दिखाएगा कि वो फिर से टॉप तक पहुंच सकता है। टेस्ट खत्म होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट वॉशरूम जाता है अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने के लिए। वो सोचता है कि कल्टीवेशन की 11th स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे स्पेशल रेमेडीज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे टेंशन होती है क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है। अपना फोन देखकर उसे रियलाइज होता है कि प्रीवियस ओनर के पैसे किसी काम के नहीं। तभी वो सोचता है कि तलिस्मान बना के बेचने का आइडिया ट्राई करे ताकि थोड़े से पैसे जमा हो सके, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 होते हैं जिससे वो सबसे सस्ता मटेरियल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी वक्त एक बंदा वॉशरूम के दरवाजे पर आता है और हमारे हीरो को घूरने लगता है। इसके तुरंत बाद ही पुलिस का एक ग्रुप आ जाता है और यामोरी को घेर लेता है मॉकिंग स्पर्क के साथ। हारू ओसाकी बोलता है कि वो इस महीने की प्रोटेक्शन फी थोड़ी जल्दी कलेक्ट करेगा और कामा भी उसके साथ होता है। यामोरी को उनको देख के याद आता है कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर स्कूल में हमेशा से इनसे पीटता रहता है। इसी वजह से किटाबा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हारू को ही सब हैंडल करने देता है। बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन आगे आता है और बोलता है कि इस जैसे लूजर से निपटने का कोई बड़ी बात नहीं, और फिर वो आगे बढ़ता है पंच के लिए रेडी होते हुए, सोचता है कि एक ही हिट में काफी है। अटैक का सामना करते हुए बंदा सोचता है कि पुराना यामोरी तो बस आंखें बंद करके मार खा लेता, लेकिन अब चीजें अलग है और हमारा प्रोटैगनिस्ट पलट के लड़ने के लिए रेडी है। वो आसानी से पंच पकड़ लेता है, अटैकर को पूरी तरह से शॉक करते हुए। एक कल्टीवेटर की नजरिए से बॉक्सिंग कैप्टन सिर्फ एक और कमजोर नॉर्मल इंसान ही होता है। फिर यामोरी काउंटर अटैक करता है, पहले लैकी को एक तेज किक मारते हुए और वो दूसरे गुन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच जड़ देता है। किटाबा और उसके दोस्त मुंह खोल के देखते रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही यामोरी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ठंडी नजर से उन दोनों को देखता है और पूछता है कि क्या वो डर गए हैं, पर उनके रिएक्ट करने से पहले ही वो बचे हुए दो बुलिस के हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उनके हाथ जोर से दबा देता है, अपनी ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी दिखाते हुए। दोनों गुंज दर्द से चिल्लाने लगता है, भीख मांगते हुए कि उन्हें छोड़ दो। यामोरी सिर्फ मुस्कुराता है और बोलता है कि इतना कोल्ड मत बनो, मजा तो अब शुरू हुआ है। दर्द के मारे वो मान लेते हैं कि उनसे गलती हो गई और उसे सब रोकने के लिए बोलते हैं। सिचुएशन को देखते हुए हमारा हीरो एक ही मूव में दोनों को जमीन पर फेंक देता है। किटाबा जमीन पर पड़ा रहता है, मर्सी के लिए भीख मांगता हुआ, पूरी तरह से डरा हुआ। इसी बीच हारू चुपचाप उठता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यामोरी चिल्लाता है कि वो उसे भागने नहीं देगा और पीछे पड़ जाता है उसके, और एक खतरनाक पंच के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सीधा हारू के चेहरे पर हिट मार देता है। इसी वजह से वो बुली सीधा लॉकर में जाकर गिरता है सर के बल। अटैकर जमीन पर पड़ा होता है, बुरी तरह से इंजर्ड और उठने के हाल में भी नहीं होता। फिर हमारे हीरो से वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम चीजें इतनी आसान नहीं होंगी उसके लिए। पूरा डरा हुआ किटाबा को लगता है कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर बन गया है। बाकी गुंज भी कांपने लगते हैं और यामोरी से भीख मांगते कि वो पास भी ना आए उसके। यामोरी ठंडी नजर से उन्हें देखता है और बोलता है कि जो कुछ उसका है सब वापस करो। बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो याद दिलाता है कि उन्होंने उससे चीजें चुराई थी और वो सब लोग मान जाते हैं सब वापस देने के लिए। फिर सब मिलके हारू को नर्स के ऑफिस ले जाते हैं और यामोरी जानता है कि ये सब लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो सोचता है कि स्कूल एक बड़ी न्यूसेंस है उसके लिए और डिसाइड करता है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो छोड़ देगा। अच्छी बात यह होती कि उसे वो पैसे वापस मिल जाते हैं जो पुलिस ने चुराए थे उससे, और इसी कैश के साथ वो फाइनली मटेरियल्स खरीद सकता है और अपने रिवेंज की पहली सीढ़ी रख सकता है। पैसे हाथ में होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट खरीदते हुए मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आइटम्स में चैनल करता है और मिस्टिकल इफेक्ट्स वाले टेलिस्मैन बनाता है। फोकस एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी क्रिएशन प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए तैयारी करता है।
उसके बाद वो कंप्लीट हो चुके तलिस्मन्स उठाता है जो रंग बिरंगी कार्ड जैसे दिखाई देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, सोचते हुए कि इन्हें बेच के वो फाइनली अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। पर 3 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन हमारा हीरो अपना एक भी तलिस्मान बेच नहीं पाता। लोग उन आइटम्स को शक की नजर से देखते हैं और खरीदने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सिचुएशन देखकर एक भी चीज ना बिकने की वजह से वो काफी डिस्करेज होता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक भौंकने की आवाज आती है और उसका ध्यान उधर चला जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट देखता है कि एक छोटा सा डॉग पूरी तरह से इंजर्ड उसकी तरफ भागता आ रहा है। बेचारा जानवर और बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीरियस इंजरीज की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ये सीन देखकर यामोरी पास जाता है और डॉग की कंडीशन ध्यान से चेक करता है और वो डिसाइड करता है कि अपने तलिस्मान का इफेक्ट इस जानवर पर टेस्ट करेगा। वो एक हीलिंग तलिस्मान यूज करता है जो पूरी तरह से इंजर्ड ऑर्गन और बॉडी को रिस्टोर कर देता है। इसके बाद डॉग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, दिखाता हुआ कि पावर सच में काम कर गई है। तलिस्मान की मदद से डॉग पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और खुशी से भौंकने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट झुककर बैठ जाता है जब छोटा जानवर शुक्रिया अदा करते हुए उसे रब करता है। फिर अचानक वो पपी स्ट्रीट पर आ रहे एक कपल पर ग्राउल करने लगता है। ये लोग शाओडा और शिजुरा सुगा होती है, दोनों रिच फैमिली से, और लड़के को जानवर से कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता। यंग वुमन अपने साथी को बोलती कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और उसे ही इस प्रॉब्लम से डील करना होगा। तभी उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है और वो काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट के हाथ में उस कुत्ते को ठीक देखकर वो सोचने लगती है, ये कुत्ता तो थोड़ी देर पहले ब्लीडिंग कर रहा था ना। इसी वजह से शिजुरो आगे बढ़कर पूछती है कि हमारे हीरो ने डॉग के साथ क्या किया। वो बताती है कि जानवर पूरी तरह से खून से भरा हुआ था और उसे लगा था कि अब कोई होप नहीं बची। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक पेपर होता है और पूछता है कि क्या वो किसी को हॉस्पिटल में विजिट करने जा रही है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये उसके प्रोडक्ट्स बेचने का परफेक्ट मौका है, इसलिए वो उसे वही तलिस्मान दिखाता है जिससे उसने छोटे जानवर को हील किया था। पर शाओडा इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता और बंदे पर स्कैमर होने का इल्जाम लगा देता है। ऊपर से वो कहता है कि यामोरी ने जानबूझकर डॉग को गाड़ी से कुचला होगा। शिजुरू भी उस बंदे को इग्नोर करती है और पूछती कि क्या तलिस्मान किसी इंसान पर भी यूज हो सकता है। बेचैन होकर वो पूछती कि क्या ये चीज वेजिटेटिव स्टेट में पड़े किसी इंसान को हील कर सकती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत कंफर्म करता है कि वो उस इंसान को बचाना चाहता है और बताता है कि उसकी पावर्स ब्रेन डैमेज तक हील कर सकती है। फिर वो एक स्पेशल तलिस्मान दिखाता है और कहता है कि ये इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब तक शाओडा इरिटेट हो जाता है और लड़की से कहता है कि इस बेकार बकवास पर भरोसा मत करो। हमारा हीरो उसे इग्नोर करता है और तलिस्मान लड़की के हाथ में दे देता है, साथ ही यूज करने का तरीका भी समझा देता है। उसके बाद वो प्राइजेस बताता है, जहां सबसे महंगा 4 लाख और सबसे सस्ता 2 लाख का होता है। शिजुरू सारे तलिस्मान्स के लिए 1 मिलियन ऑफर करती है, जिससे उसका दोस्त पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इस पल शाओडा हमारे हीरो पर चढ़ दौड़ता है, उसे निकल जाने का बोलता है, लेकिन यामोरी आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और अटैक को वही के वही रोक देता है। एक मजबूत ग्रिप के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट वार्निंग देता है कि उसके बिजनेस के बीच में इंटरफियर मत करो, और एक डरावनी नजर के साथ वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, दोबारा रास्ते में मत आना। अगले ही पल हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ही मूव में अटैकर को जमीन पर गिरा देता है और इसी तरह से नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो आइटम्स क्लाइंट को दे देता है। इसके अलावा वो 2 तलिस्मान्स फ्री भी देता है, एक प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा फायरबॉल के लिए। और स्मग के साथ वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि उन दोनों को कभी यूज ना करना पड़े उसे। शिजुरो ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। शिजुरो जाते हुए जल्दी से मुड़कर पूछती कि जिस बंदे ने उसकी मदद की उसका नाम क्या है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी पलटकर जवाब देता है, उसका नाम यामोरी बाकुटो है। शाओडा चिल्लाता है कि यह बंदा स्कैमर है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यंग वुमन मान लेती कि उसे भी ये सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसके बाद वो छोटा डॉग डिसाइड करता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को हर जगह फॉलो करेगा। अभी पॉकेट में कैश होते ही वो फाइनली रहने के लिए एक ढंग की जगह ढूंढ सकता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टॉप होता है मेडिसिनल हब ढूंढना, ताकि कल्टीवेशन फास्ट हो सके। तभी अचानक पपी भौंकने लगता है और उसका ध्यान पास किसी चीज पर चला जाता है। उनके सामने वो एक ऐसी मेंशन देखता है जहां से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। एनर्जी देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस घर के गार्डन में आखिर क्या उग रहा है। और सरप्राइज की बात यह होती है कि उसे रेयर सिल्वर हार्ट ग्रास मिल जाती है, जो एक बहुत ही पावरफुल हर्ब होती है। इसी बीच हॉस्पिटल में शाओडा अपनी इंजरीज का ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। उसके हाथ पर बुरी तरह से कट लगने के बाद वो कंप्लेन करता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। गुस्से से भरा वो कसम खाता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगा तब सब अलग होगा।
तभी दरवाजे पर एक इम्पोजिंग फिगर आता है और उसे नाराज नजरों से देखता है। यह है केंजी सुगा, सिटी काउंसिलमैन, जो पूछता है कि वो लोग आखिर सोच क्या रहे थे। फिर वो शिजुरू की तरफ मुड़ता है और पूछते कि क्या वो किसी स्कैमर की कहानी में फंस गई। दो नर्सेस भी आपस में गॉसिप करती कि काउंसिलमैन की बेटी धोखा खा गई और फॉर्च्यून उड़ा दिया उस पर। लेकिन शिजुरा सब कमेंट्स इग्नोर करती है और वो एक बार और ट्राई करना चाहती है। हाथ में तलिस्मन पकड़ के वो सोचती कि ये उसका लास्ट चांस है और उसे सब कुछ ट्राई करना ही पड़ेगा। उसका फादर पेशेंस खो देता और चिल्लाता है कि बस हो गया और वो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी इतनी झूठी कहानी पर फंस गई और वो उसे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। गुस्से से भरी नजर के साथ लड़की अपने फादर की तरफ मुड़ती और डिसाइड करती कि वो आज सब कुछ क्लियर करेगी। वो उस पर इल्जाम लगाती कि उसने हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी अपनी वाइफ को देखने तक नहीं आया। यंग वुमन चीख कर कहती कि अगर उसने अपनी माँ को टाइम पर हॉस्पिटल ले आया होता तो ये सब कभी नहीं होता। आखिर में वो कहती कि अगर उसकी माँ मर जाती तो वो ऐसे बिहेव करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे गुस्से के साथ केंजी सुगा अपने हाथ उठाता है अपनी बेटी शिजुरा को मारने के लिए, लेकिन बीच हवा में ही हाथ रोक लेता है और उसे पूरी नफरत भरी नजर से घूरता है। सिचुएशन के सामने वो बस गहरी सांस लेता है और बेइज्जती से अपना कंधा झाड़ देता है और लड़की की तरफ पीट करके वो कहता है कि वो बिल्कुल ही बदतमीज बन चुकी है। लेकिन शिजुरो बेबसी में चीख कर कहती कि वो उसे ट्राई करने से कभी नहीं रोक पाएगा और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो अपनी माँ के बेड के पास जाती है और कसम खाती कि वो कभी हार नहीं मानेगी। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा तलिस्मन तेज रोशनी से चमक उठता है, एक गहरी नीली लाइट छोड़ता हुआ। केंजी भी पलट के देखता है, फ्लैश देखकर घबरा जाता है और पूछता है ये अंदर आखिर हो क्या रहा है। सबकी सरप्राइज के लिए उसकी माँ योको सुगा आंखें खोलती है और अपनी बेटी से बात करती है। इमोशन से भरे हुए लड़की अपने माँ को पुकार लेती है जबकि केंजी डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो कॉरिडोर में चिल्लाता है कि उसकी वाइफ फाइनली होश में आ गई। एक डॉक्टर और नर्स सब कुछ सुन लेते हैं और इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज से पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना मेडिकल टीम रूम में दौड़कर आती है पेशेंट को चेक करने के लिए। चेक करके डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि लगभग 1 या 1.5 साल में वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। शिजुरू तलिस्मैन को देखती है और रियलाइज करती कि ये सब सिर्फ इसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। वो अपने हाथ में तलिस्मैन को डिसॉल्व होते हुए देखती है और कंफर्म करती कि वही काम कर रहा था। डॉक्टर और केंजी दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, चीखते हुए कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिचुएशन को देखकर डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ एक मिरेकल हो सकता है और शिजुरू अपने फादर को घूर के देखती है। शाउडा भी डर के मारे कांपने लगता है और सोचता है कि क्या हमारा हीरो कोई इमोर्टल टाइप का बंदा है। थोड़ी देर बाद लड़की इमोशनल होकर माँ को गले लगा लेती है जो सारी तकलीफ के लिए माफी मांगती है। हाथ में दूसरा तलिस्मान पकड़ के वो कसम खाती कि वो यामोरी को ढूंढकर उसका एहसान चुकाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अपनी नई जगह पर शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही उसे सारे ट्रेडर्स याद आते हैं और वो कसम खाता है कि उनकी की हुई गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए उसे पहले ची रिफाइनिंग के लिए 11th स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। एक डिटरमिन लुक के साथ वो वादा करता है कि उसके रिवेंज का दिन धीरे धीरे अब पास आ रहा है। अपने बेड पर लेटा हुआ वो नोटिस करता है कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। इसी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो पावर से भरपूर हो। उसे लगता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स या बहुत रेयर मिनरल से उसकी मदद कर सकता है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, उसे सिल्वर हार्ट ग्रास अपने ही रूम के अंदर उगती हुई मिल जाती है। नॉर्मल हर्ब्स के अनलाइक ये आइटम एलिक्सर बनाने के काम आता है जो उसका लेवल बढ़ा देता है। यही से वो प्लान करता है कि इस हर्ब से एक पिल बनाकर 2nd स्टेज तक पहुंच जाएगा। टाइम वेस्ट न करते हुए वो डिसाइड करता है कि उसे ट्रेनिंग तुरंत शुरू करनी होगी। इसलिए वो मार्केट चला जाता है बाकी मिसिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए। उसकी सिचुएशन देखकर उसे रियलाइज होता है कि पिल के लिए चाहिए हुए आइटम्स उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी है। हमारा हीरो सोचता है कि तलिस्मान बेचकर भी वो अपने प्रॉब्लम से नहीं बच पाएगा। फिर एक तेज नजर से वो नोटिस करता है कि वही सस्पिशियस लोग फिर से उसे देख रहे हैं। वो कई दिन से उस पर नजर रखे हुए हैं और आज लगता है कि वो कुछ करने के लिए रेडी है। इस सिचुएशन से थक हार कर हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि आज ही उन सबका सामना करेगा। पर अचानक एक लड़की सामने आती है और उसका नाम लेकर बुलाती है, जिसने वो काफी सरप्राइज हो जाता है। यंग वुमन उससे पूछती कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा और इस अजीब जगह पर क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए अब उसके पास पढ़ाई का टाइम भी नहीं बचा। हमारे प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि ये वही क्लासमेट है जो उसे पहले इस बॉडी के ओनर को डिफेंड करती थी। तो उस पर तरस खाकर लड़की पैसे उधार देने के लिए ऑफर करती है ताकि वो कॉलेज जा सके।
लेकिन यामोरी मदद लेने से मना कर देता है और कहता है कि जाने से पहले उसे कुछ काम निपटाना है। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर लड़की टेंशन में आ जाती है और सोचती कि कुछ तो बहुत अजीब हो चुका है। उसके बाद हमारा हीरो अपनी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए एक पतली सी गली में घुस जाता है। एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो डिसाइड करता है कि सब लोगों को एक साथ ही खत्म करेगा। फिर वो दौड़ना शुरू करता है और एक गुंड चाकू के साथ उसे चेस करने लगता है। अटैकर्स चिल्लाते हैं कि वो भाग रहा है और उसे पकड़ने के लिए गली में घुस जाते हैं। और फिर देखते ही देखते पुलिस का पूरा ग्रुप उसे डेड एंड गली में घेर लेता है। यामोरी इस सिचुएशन को देखकर वहीं रुक जाता है और सामने आते दुश्मन का सामना करता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो उन्हें वार्निंग देता है कि अब वो लोग भाग नहीं सकते। और फिर वो पूरे ग्रुप को चैलेंज करता है कि सब एक साथ आ जाओ। फिर क्या, बिना डरे पूरी गैंग अपने वेपन्स निकाल के फाइट के लिए रेडी हो जाती है। गैंग का लीडर मुस्कुरा के कहता है कि उनके लिए मजा अभी शुरू ही हुआ है। एक ठंडी नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो लोग उस पर नजर क्यों रखे हुए हैं और उन्हें किसने भेजा है। गंजा बंदा हंसी उड़ाते हुए कहता है कि बड़े लोगों से पंगा लेना उसकी बेवकूफी होगी। वो सोचता है कि अमितानी फैमिली की यंग लेडी ने इस जैसे बंदे में इंटरेस्ट क्यों लिया। यामोरी ये नाम सुनते ही पहचान लेता है और याद करता है कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की उस लड़की से एंगेजमेंट थी, लेकिन जब उसे कमजोर और बेकार बोलकर फैमिली से निकाला गया तब ये रिश्ता भी टूट गया था। इसलिए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि अब ये लोग सीधे तरीके से बात नहीं करेंगे। उधर छुपी हुई क्लासमेट को रियलाइज होता है कि याकुजा यामोरी पर अटैक करने वाले हैं। उसे लगता है इतने सारे आर्मर्ड लोग के सामने उसका कमजोर बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से लड़की तुरंत पुलिस को कॉल करने का डिसीजन लेती है। पर तभी अचानक एक बंदा पीछे से आता है और एक क्रीपी आवाज में उसे किटी कैट बोलता है। गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है और पूछता है कि वो किसको कॉल लगा रही थी। जब यामोरी लड़की की चीख सुनता है वो तुरंत मुड़ जाता है और बोलता है कि उसे छोड़ दो। उसी वक्त गैंग का लीडर असली बॉस आ जाता है और सारे गुंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं। बिना सोचे समझे नया बॉस लड़की के बालों से पकड़ के उसे हॉस्टेज बना लेता है। यामोरी सोचता है कि आखिर उसकी क्लासमेट इतनी दूर तक उसके पीछा क्यों करती हुई आई है। बॉस ताना मारता है कि यामोरी काफी पॉपुलर है, एक और छोटी सी लड़की को फंसा लिया। घबरा कर लड़की यामोरी को चीख कर बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, सबके पास वेपन्स है। वो आगे कहती है कि वो माचियामा फैमिली की बेटी है और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन गंजा बंदा हंस के कहता है कि अगर वो उसे यही मार दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो चाकू निकालता है और लड़की पर अटैक करने की तैयारी करता है, जबकि वो उसे रोकने के लिए भीख मांग रही होती है। अटैकर कहता है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपनी बेवकूफी को ब्लेम करो। उससे पहले कि वो कुछ करे हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ता है और एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्राइक के साथ वो विलन के हाथ पर हिट करता है और चाकू नीचे गिर जाता है। आंखों में एक चमक के साथ वो सोचता है कि वो अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन फिर सोचता है कि पकड़े जाना और पीटना उसके स्टाइल भी नहीं है। और अगले ही पल एक जबरदस्त पंच सीधा गंजे के चेहरे पर पड़ जाता है। यंग वुमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वही यामोरी है। सिचुएशन को देखकर बाकी गुंड्स डर के मारे जम जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्या करे। हमारे हीरो यामोरी एक ठंडी नजर से उन्हें देखता है और फिर से पूछता है कि उन्हें किसने भेजा।